हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट 359 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल 2021 के घटना चक्र, करंट अफेयर, बिहार एसआई एंड बिहार एसआई ईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, पश्चिम जर्मनी को। नेक्स्ट, वे पंजीकृत निर्यातक जिनका अनेक वर्षों तक निर्यात निष्पादन उच्च स्तरीय रहा है जाने जाते हैं। ऑप्शन सी, स्टार व्यापार गृह के रूप में। नेक्स्ट, भारत की संभाव्यता और आकार को देखते हुए भारत में पर्यटन उद्योग अन्य अनेक देशों की तुलना में काफ़ी छोटा है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यकता आधारित संरचना अपर्याप्त है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जिसमें विदेशी टूरिस्ट सबसे अधिक आते हैं? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, बट फर्स्ट पोजीशन पर तमिलनाडु है और सेकंड पर महाराष्ट्र है, तो तमिलनाडु तो यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं। नेक्स्ट है कि वर्तमान डाटा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसमें आने वाले डोमेस्टिक टूरिस्टों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेवाओं का निर्यात। नेक्स्ट, एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है। ऑप्शन डी, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। नेक्स्ट है कि नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पर व्यापार के लिए पुनः खोला गया वे हैं भारत और चीन। नेक्स्ट, आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है। ऑप्शन ए, इंडेंट से। नेक्स्ट है कि साख पत्र दिया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक आयातकर्ता द्वारा। नेक्स्ट, साख पत्र प्रस्तुत करना होता है। ऑप्शन बी, आयातकर्ता द्वारा। नेक्स्ट है कि ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। नेक्स्ट है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संबंध में किया जाता है? ऑप्शन सी, आयात एवं निर्यात के संबंध में। नेक्स्ट है कि भुगतान संतुलन में निहित होता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार तथा ऋण। नेक्स्ट है कि भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। एक देश के निवासी गण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा। नेक्स्ट है कि नई एकल यूरोपियन मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन बी, यूरो। नेक्स्ट, यूरो डॉलर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की परिसंघीय सरकार द्वारा जारी एक विशेष मुद्रा जिसका प्रयोग केवल यूरोप में होता है। नेक्स्ट है कि यूरो के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं? तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत है, यह लेखा की इकाई है, गलत है। बाकी बी, सी और डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन डी, 1 जनवरी 1999 को आरंभ की गई थी। नेक्स्ट, यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है। ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ के 19 राज्यों की। नेक्स्ट है कि आर्थिक उदारीकरण नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। भारतीय रुपयों के लिए पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना, इसका समर्थन किया जा रहा है क्योंकि। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यह भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को अधिक आकर्षित करेगी। नेक्स्ट है कि रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है।
ऑप्शन सी इज करेक्ट, मुद्राओं के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास करना। सॉरी फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति। नेक्स्ट 24 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुपये की पूर्ण विनियमितता का अभिप्राय हो सकता है, आप पढ़िए इसे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी फर्स्ट और सेकंड बोथ आर करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। ऑप्शन ए केवल 1 यहाँ पर सही है, भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। नेक्स्ट है कि भारतीय रुपये को परिवर्तनीय बनाया गया है। ऑप्शन बी चालू खाते में अगस्त 1994 में। वर्तमान में रुपये की परिवर्तनशीलता का अर्थ है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, रुपये सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विशेष मुद्रा में परिवर्तनीय हैं। नेक्स्ट, तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ कि भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया वह है ऑप्शन सी तारापोर समिति। नेक्स्ट, मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य घट जाना। नेक्स्ट है कि अवमूल्यन का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, यही होता है अवमूल्यन का एग्जैक्ट अर्थ। नेक्स्ट है कि मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। नेक्स्ट है कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि ऑप्शन बी आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है कि एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। ऑप्शन ए व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर असर्शन और रीजन दिए गए हैं, बतलाइए इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यातों को बढ़ाने के लिए किया जाता है क्योंकि विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त बी और सी, यानी अनिवासी भारतीय जमाएं तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। नेक्स्ट है कि भारतीय रुपये की पूंजीगत लेखा परिवर्तनीयता यानी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही अर्थ है कि वित्तीय परिसंपत्ति के व्यापार के प्रयोजन से भारतीय रुपये का किसी भी प्रमुख मुद्रा से विनिमय किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि हवाला स्वयं व्यवहार उन भुगतानों से संबंधित है जो सरकारी माध्यम से गुजरे बिना विदेशी मुद्रा के बदले रुपये में और रुपये के बदले विदेशी मुद्रा में किए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं कि भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये 20 सितंबर 1949 को पहली बार किया गया था। दूसरी बार यह 1966 को किया गया और तीसरी बार यह 1991 ईस्वी को किया गया। नेक्स्ट है कि जुलाई 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन कितने परसेंट किया गया था? ऑप्शन बी 20%। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया है? ऑप्शन बी 1991 टू 1992। नेक्स्ट, किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा प्रभावी हुआ? ऑप्शन सी वर्ष 2000 से। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किससे फेरा का प्रतिस्थापित किया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, फेमा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए, इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अस्फीति होती है। नेक्स्ट, सुपर 301 संबंधित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मुक्त व्यापार में अवरोध से। नेक्स्ट, ई कॉमर्स का अर्थ है ऑप्शन सी, इंटरनेट पर व्यापार को ही ई कॉमर्स कहा जाता है। उधार एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रकाशित है?
ऑप्शन ए इज करेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। नेक्स्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, चीन की। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वर्ष 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट, नवीनतम GDP के अकॉर्डिंग भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ फ्रेंड। भारतीय अर्थव्यवस्था अगर प्रेजेंट आंकड़े की बात करें तो ये 5th पोजीशन पर है, आप नोट कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण जो भारत के अंतरसारणिक द्विपक्षीय करारों के अनुसार विकास कार्यक्रमों के लिए राशि उपलब्ध कराते हैं, मुख्यतः देते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों सही है। नेक्स्ट है कि भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा किए गए हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं। तो चलिए 54th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट और थर्ड का, यानी एशियाई विकास बैंक और कोलंबो योजना का। नेक्स्ट है कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग का गठन वर्ष 1963 में किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन डी, बी और सी यानी FAO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों के द्वारा। नेक्स्ट है कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर अब स्थित है। ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड जेनेवा में। नेक्स्ट, विवादों को सुलझाने हेतु संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग करता है? ऑप्शन ए, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के साथ। नेक्स्ट है कि WTO की स्थापना के पीछे निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सब के सब यहाँ पर उद्देश्य थे। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन सी, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। नेक्स्ट, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना वर्ष, यानी भारत कब बना उसका सदस्य? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वर्ष 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है ऑप्शन डी, गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन डी, इसने व्यापार में उदारीकरण लाया है। नेक्स्ट है कि टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार यानी गैट के अधीन सर्वाधिक अनुग्रह भोजन राष्ट्र MFN खंड में विवक्षित। ऑप्शन बी, सभी देशों के प्रति अधिकतम अनुग्रह। नेक्स्ट है कि WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? ऑप्शन बी, गैट। नेक्स्ट, गैट का तात्पर्य है ऑप्शन बी इज करेक्ट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। नेक्स्ट है कि डंकल प्रस्ताव संबंधित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बौद्धिक संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट, डंकल प्रस्तावों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आप पढ़िए इसे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर तीनों राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मद को भौगोलिक सांकेतक अधिनियम 1998 के अकॉर्डिंग सुरक्षा प्रदान की गई है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। यहाँ पर कथन और कारण आप देख सकते हैं। कथन पढ़िए और यहाँ पर कारण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए तो गलत है बट आर सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट यानी APTA का सदस्य नहीं है? ऑप्शन सी, म्यांमार नहीं है, हालांकि लाओ, PDR, चीन और भारत है APTA का सदस्य। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन बी, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना।
नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन सी, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि पत्र स्वर्ण का अर्थ है। ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, चीन। नेक्स्ट, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है। ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 77 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। तो चलिए नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है? ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन डी, थाईलैंड इसके सदस्य नहीं है। हालांकि इसके कुल 8 सदस्य हैं और वो कौन कौन से देश हैं तो आप नोट कर सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान तथा अफगानिस्तान। तो चलिए नेक्स्ट है कि ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन सी, रूस में। नेक्स्ट, निम्नांकित ब्रिक्स राष्ट्रों में से किसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन डी, रूसी समुदाय की। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन डी, वियतनाम संघाई 5 के सदस्य नहीं है। संघाई 5 के सदस्य जो देश हैं आप नोट कर सकते हैं, उसमें चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से कौन संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन बी, भारत इसका सदस्य नहीं है, जबकि भारत इसका क्या है तो प्रेक्षक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन बी, बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। इसके सदस्य कुल 6 देश हैं, जिसमें भारत, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम तथा म्यांमार आते हैं। नेक्स्ट है कि उनमें उद्भूत विविधता है। वे सैकड़ों भाषाएं एवं बोलियां बोलते हैं। उनमें 20 जाति समूह समाविष्ट हैं। उसमें अत्यधिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाएं भी हैं तथा सदोजात अर्थव्यवस्था भी है। वे पृथ्वी तल के आधे भाग पर फैले हैं तथा उसमें विश्व की 2/5 जनसंख्या निवास करती है। यह संदर्भित देश समूह संबंधित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, APEC से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट, PPC रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, PPC रेटिंग के अकॉर्डिंग तीसरा स्थान है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन जिसमें IBRD, GATT और IMF की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, सामान्यतः क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, उसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी को की गई थी, आप नोट कर सकते हैं 1944। नेक्स्ट, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, वाशिंगटन DC में। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं कि कौन सा संगठन उससे सही युग्म बतला रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल सेकंड सही है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का हेडक्वार्टर सिंगापुर में, यह सही है। फर्स्ट है कि एशिया विकास बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है तथा दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। तो चलिए नेक्स्ट है कि G15 क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, विश्व के विकासशील देशों का संगठन। नेक्स्ट, निम्न देशों में से कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन सी, स्पेन इसका सदस्य नहीं है। इसके सदस्य हैं USA, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, रूस तथा ब्रिटेन। नेक्स्ट, कौन सा देश G8 का सदस्य देश नहीं है? तो ऑप्शन ए, इंडिया। नेक्स्ट, G8 मस्कोका पहल संबंधित है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य से। चलिए नेक्स्ट है कि भारत, चीन, ब्राजील एवं अन्य विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन
के भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए G77। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी 193। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन तथा यूएसए इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक संबंधित नहीं है, हालांकि ए, बी और सी इसमें इंक्लूड है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि आसियान इसके लिए है। ऑप्शन सी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।